Hello students, in this video lecture we will discuss about the basic idea of activation energy and temperature dependence of the rate of chemical reaction. That means impact of temperature on the rate of chemical reaction. In our last lectures we have already discussed about the impact of concentration on the rate of reaction. In this section we will basically discuss about the impact of temperature on the rate of chemical reaction. Before we discuss about activation energy, let's discuss about threshold energy. According to the definition, threshold energy is the minimum amount of energy needed for particles to react. Only particles that have the required threshold energy will have enough energy to have a successful collision. In this diagram, you can easily see that only particles in the green area of the graph will actually react because these are the only particles with enough energy. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए रिएक्टेंट के हमको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब उसके पास उतनी एनर्जी होती है तभी वो रिएक्शन को कंडक्ट करता है। अगर उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है तो वो रिएक्शन को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आपके पास पैरामीटर होता है किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, और आप उसी के थ्रू पता लगा पाते हैं कि रिएक्शन हमारे पास कंडक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। Now let's discuss about activation energy. According to the definition, the minimum extra amount of energy absorbed by the molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि जब हम मॉलिक्यूल को नॉर्मल कंडीशन में कंसीडर करते हैं तो उसके पास थ्रेशोल्ड अमाउंट जितनी एनर्जी उसके पास नहीं होती है, उसके पास कुछ भी सर्टेन अमाउंट एनर्जी अवेलेबल होती है, और उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचाने के लिए, दैट मीन्स अगर हमको रिएक्शन को कंडक्ट करना है तो हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक उसको लेके जाना पड़ेगा, और जितनी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कहते हैं। तो एक यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू दी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट का जो एडिशन है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्विवेलेंट है। एक स्टेटमेंट है, लेस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। तो इन टर्म को समझने के लिए आप इस ग्राफ का यूज कर सकते हैं। इस ग्राफ की हेल्प से आप काफी इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन और आयोडीन की है। हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से HI को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें इनके एनर्जीज टर्म में, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनका एक लेवल हमने यहाँ पे शो किया है। इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है या सिंपल एनर्जी कह सकते हैं आप स्पीशीज की, और जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन की प्रोसेस को शो कर रहा है। तो रिएक्टेंट जो है हमारे पास H2 + I2, इनकी अगर हम कंबाइन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका लेवल A है, और इसको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमको इनको क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जो उनका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है उसमें हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंच सकें। तो ये जो एनर्जी गैप है या इतनी अमाउंट जो है एनर्जी की उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन कर लेगा तो हम ये कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन सिस्टम को लेके जाते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, और HI यहाँ पे बन जाएगा, इसका जो लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का वो B है। तो इसी लेवल को देख के रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के लेवल्स को ऑब्जर्व करके ही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिफाइन किया जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो जो रिएक्टेंट का लेवल है और जो प्रोडक्ट का लेवल है उनमें सिमिलैरिटी नहीं है। जो प्रोडक्ट का लेवल है उसकी एनर्जी कम है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और अगर ये लेवल इससे ऊपर होता, रिएक्टेंट के लेवल से ऊपर होता, तो हमको ये कहना पड़ता कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो गैप होता उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में रिस्टोर हो जाएगी, या भी कह देंगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है।
तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो गैप है हमारे पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, और वहाँ से जब हम उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी पे लेके जाएंगे तो जितनी अमाउंट एनर्जी की हम प्रोवाइड कराएंगे सिस्टम को, रिएक्टेंट को, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थी लेस इज एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज रिएक्शन। जितना ये गैप कम होगा उतना इजी होगा रिएक्टेंट के लिए ऐसी कंडीशन को प्रिपेयर करना जहाँ पे वो इफेक्टिव कोलिजन को कर पाएंगे, दैट मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर पाएंगे। तो जितनी कम हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी उतनी ही फास्ट हमारी रिएक्शन होगी। ऑब्वियस है कि हमको ज़्यादा अमाउंट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी तो प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमारे पास एडिशन है एक्टिवेशन एनर्जी का, और जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी का गैप है और ये पूरा गैप हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसी रिएक्शन को समझने के लिए। इसी के बेसिस पे हम इसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है किसी केमिकल रिएक्शन की उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप टेम्परेचर के इम्पैक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि इसी एनर्जी बेसिस के बेस पे हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर के इम्पैक्ट को। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन विद राइज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो अगर हम सर्कमस्टेंडेड दैट मींस कंसंट्रेशन को सेम रखें, कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को रेज करें, तो हम ये कहते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो जस्ट डबल हो जाता है। कब? अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो रेट कांस्टेंट के डबल होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी डबल हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंडीशन के रिगार्डिंग। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। डायग्राम को डिस्क्राइब करने से पहले दो इम्पैक्ट जो टेम्परेचर के केमिकल रिएक्शन पे आते हैं वो क्या है। फर्स्ट है मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। फर्स्ट स्टेटमेंट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है द कर्व स्प्रेड टू द राइट, दैट इज देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद मच हायर एनर्जी। ये दो स्टेटमेंट्स भी हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम इस डायग्राम की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आपको डायग्राम देखना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जिसको हमने टी कंसीडर किया है, एक टेम्परेचर कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे हमने एक कर्व प्रिपेयर किया है, और जो कर्व है वो बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम कर्व देखेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन मीडियम के लिए आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास ये जीरो एनर्जी से लेके हम यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी तक जा रहे हैं, और जहाँ अगर आप कर्व को देखें तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इस पॉइंट को x कंसीडर कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि x अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। तो इसी तरीके से इससे जो ज़्यादा वैल्यूज है एनर्जी की वो भी कम मॉलिक्यूल्स के पास है, और इससे जो कम वैल्यू है एनर्जी की वो भी इस क्वांटिटी के जो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास ये क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी की उससे कम है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स ऐसी एनर्जी है जो किसी रिएक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। तो ये एनर्जी की वैल्यू आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा वाले भी नंबर्स में कम होंगे और इससे जो कम एनर्जी रखेंगे वो भी कम होंगे, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी की आप बात कर सकते हैं, हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे या इससे ज़्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके जो लेफ्ट साइड का रीजन है यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। तो इससे जो राइट साइड में मॉलिक्यूल्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी के या उसकी लाइन के ऊपर भी जो है वो मॉलिक्यूल आपके क्या है रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को रेस करेंगे तो हमारे पास दो कर्व है, यहाँ पे एक ब्लू कर्व है, एक ब्लैक कर्व है। ब्लू कर्व जो है वो सिमिलर टी टेम्परेचर के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड में इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लैक कर्व है वो हमारे पास दूसरी कंडीशन, जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेस करेंगे उस कंडीशन के लिए। तो अगर आप इस कर्व को स्टडी करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये देखेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज हो गई है। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है टी, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है जो हमने एक्स कंसीडर किया था। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो अगर ये एक्स पॉइंट है तो हम इसको वाई कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन थी जहाँ पे टेम्परेचर रेज किया है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ गई है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो पहले रखते थे वो हमारा डिक्रीज हो गया। पहले हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे था और अब हमारे पास उससे थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। तो नंबर्स में भले कम हो गया है कि हमारे पास जो नंबर्स है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स का वो भले डिक्रीज हो गया, बट हमारे पास क्या है कि जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो इंक्रीज हो गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ज़्यादा एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास है वो रीजन भी हमारे पास जस्ट डबल हो गया। तो ब्लू रीजन तो पहले ही था हमारे पास, उसमें आप अगर ब्लैक रीजन को ऐड कर देंगे तो ये जो कंप्लीट रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन करने के लिए कैपेबल एनर्जी को रखते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये ही आपके क्या है कि रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले की कंडीशन में और जो अब कंडीशन है यहाँ पे ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है जो रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं वो डबल हो गए। तो टेम्परेचर को 10 डिग्री रेस करने पे क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं उनका नंबर डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि रिएक्शन डबल हो जाएगी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन को परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं, अगर वो नंबर्स में बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो अगेन हम जो हमने पॉइंट्स देखे थे उसको अब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द राइट, moves to the higher energy value, that is most probable kinetic energy increases। तो जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, द कर्व स्प्रेड टू द राइट, दैट इज देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच मच हाइयर एनर्जी। तो जो हमारा कर्व है वो राइट साइड में स्प्रेड करता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमारे पास कम एरिया था, कम मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, अब वो हमारे पास ज़्यादा हो गया है। हमारे पास जो कर्व है वो राइट साइड में स्प्रेड हो गया, दैट मीन्स हमारे पास नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए जिनके पास हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो टेम्परेचर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ये जनरल है कि 10 डिग्री का रेस होता है, बट ऐसा 100% नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है कि जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है 10 डिग्री टेम्परेचर को रेस करने पे। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स थे वो दूर हुए होंगे। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।